नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल BR एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जस्ट एक पहले यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम का निर्धारण, या फिर आप इसी विषय को अधिगम के आकलन के रूप में भी जानते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन इस रूप में भी आप जानते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ होता है असेसमेंट हम कर रहे हैं लर्निंग करने के लिए, यानी अधिगम के लिए आकलन, यानी कि सीखने के लिए हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो इस विषय का शाब्दिक अर्थ यही होता है। अब आइए समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को। तो मैं ये चाहूँगा आप लोगों से कि सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप किसी भी विषय को पढ़ें, वो विषय क्या है वो समझना जरूरी। तो यहाँ जो आपका अभी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट की आवश्यकता क्या है, और मुख्य रूप से जस्ट एक आइडिया करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इस विषय को समझ पाएँ, ताकि आप इस विषय की समझ को अब आगे आने वाले टॉपिक्स को बढ़ते हुए जो है फिर ठीक से तैयार कर पाएँ। क्योंकि ये विषय जो है आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है थियोरेटिकल टाइप पे ज़्यादा रहेगा आपको। तो आप जितना समझते हुए चलेंगे उतना आसान और कम मेहनत में आप इस विषय को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से समझते हैं, बिल्कुल भी शॉर्ट में। आप जस्ट मेरे साथ चलिए और देखिए, आप ये आराम से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपसे कभी भी आप घर वापस आते होंगे, आप कभी स्कूल जाए हैं या आप कहीं कुछ भी सीखने जाते हैं, तो जब आप घर वापस आते हैं तो कई बार आपके माता पिता, आपके अभिभावक या फिर आपके दोस्त आपसे ये पूछते हैं कि बताओ आज क्या सीखा। तो आप बोलते हो कि मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। आप जिस चीज़ को भी सीखने जा रहे हो वो आप बताते हो। तो कई बार क्या होता है कि लोग फिर उसी विषय से संबंधित जिस चीज़ को आप सीख रहे हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अगर सिंगिंग करने जा रहे हो, या आप गिटार बजाने जा रहे हो, या आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो, तो आप स्कूल से वापस आए तो आपके भैया या आपके माता जी ने या आपके पिताजी ने आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिया आपके विषय से ही संबंधित, गणित के विषय से, साइंस की बुक से कुछ क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि 2 + 2 × 2 का क्या अर्थ होगा, यानी कि क्या मान होगा। तो इस तरह से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो प्रश्न करने की प्रक्रिया है और जब आप उसका जवाब देते हैं तो ये सारी जो पूरी प्रक्रिया है, आखिर इसको कहते क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मेरे इशारे को समझ पा रहे हो, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम इस पूरी प्रक्रिया को जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, इसका ही अर्थ होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के निर्धारण के लिए आकलन। तो जब आपके पिताजी आपसे प्रश्न करते हैं, जब आपका दोस्त, आपके बुजुर्ग, आपके भाई बहन, कोई भी आपको जो भी चीज़ आप सीख रहे होते हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न करते हैं, तो अब वो इस बात को जानना चाहते हैं आपके द्वारा जो अधिगम किया जा रहा है, आपके द्वारा जो लर्निंग की जा रही है जिस विषय का, उसका वो असेसमेंट करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्लास में आज 2 टॉपिक पढ़ाया गया है तो उस टॉपिक को आप किस हद तक समझ पाएँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग पढ़ाई गई है, तो आपसे वापस जब पूछा जाएगा तो अगर आप ठीक से 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, 1 से लेकर 10 तक की गिनती उनको ठीक से बता देते हो, तो इसका अर्थ होता है कि आपने संपूर्ण अधिगम कर लिया, 100% आज के विषय का अधिगम, आज के टॉपिक का अधिगम कर लिया। तो आपका आकलन क्या होगा, 100% होगा। आपके अधिगम का आकलन 100% होगा, यानी कि आपने अच्छा सीखा। अगर आप 2 अंक गलत बताते हो तो आपका 80%, मतलब आप जो सीख रहे हो उसका आकलन किया जा रहा है। तो अब उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि अधिगम का आकलन ये होता है कि हम आकलन इसलिए कर रहे हैं कि हम इस बात को जान सकें कि आप कितना सीख चुके हैं, या जो भी अधिगम करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ को सीख रहा है, हम ये जानने के लिए जब उसका आकलन करते हैं कि उसने क्या सीखा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, या फिर अधिगम का आकलन, या अधिगम के लिए आकलन। थोड़ा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अभी फिलहाल वही समझिएगा कि आपकी समझ को जानने के लिए जब हम आपको प्रश्न करते हैं ना, तो वो होता है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब समझते हैं असेसमेंट क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पर जो एक सिंपल सी हाईलाइटेड पीले रंग से हमारी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। असेसमेंट यानी कि आकलन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात होता है कि कोई अधिगम करता
अधिगम को किस स्तर तक सीखता है या सीखा है या सीख चुका है, या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। देखिए जो बात हमने की वही बात है कि अगर आप कुछ सीखने जा रहे हो तो इस बात से पता चलता है असेसमेंट से कि भैया आपने उस चीज़ को किस हद तक सीखा है। देखा जाए, अगर हम साधारण शब्दों में बात करते हैं तो मूल्यांकन, यहाँ पर देखिएगा, देखा जाए साधारण शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो मूल्यांकन और आकलन दोनों में लगभग एक समान जैसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन आकलन का जो पैमाना होता है, आकलन का जो दायरा होता है वह छोटा होता है, जबकि मूल्यांकन व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो मतलब मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान कई सारे चरण होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, जबकि आकलन में छोटे छोटे स्टेप्स में ही आपका असेसमेंट हो जाता है। तो एक होता है आकलन और दूसरा होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन, आकलन का मतलब होता है असेसमेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, एक आइडिया आपको आ गया होगा कि आकलन का अर्थ होता है यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी ने जो भी चीज़ वो सीख रहा है उसको किस हद तक या किस स्तर तक उसने ग्रहण किया या वो सीख पाया। अगर शाब्दिक अर्थ में जाए तो आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। देखिए किसके बारे में सूचना एकत्रित करें? अधिगमकर्ता के बारे में। विद्यार्थी या सीखने वाले या अधिगमकर्ता के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना कहलाता है आकलन। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये तो एक साधारण सी बात हो गई। तो आकलन का आशय क्या है कि जो सीखने वाला है उसके बारे में हम लोग सूचना एकत्रित करते हैं कि उसने किस हद तक चीज़ों को सीखा है। तो चाहे विद्यार्थी की बात कर रहे हों या विद्यार्थी ने जिस विषय को पढ़ा है उस विषय के बारे में उसके द्वारा अधिगम संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो हम जब एकत्रित करते हैं तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग जो है आकलन कहते हैं। आकलन का देखिए मूलभूत उद्देश्य, किसी से भी हम पूछ रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? हम यही तो जानना चाहते हैं ना कि भाई आपने सीखा क्या है। आप स्कूल जा रहे हो, आप ट्रेनिंग स्कूल जा रहे हो, आप ड्राइविंग स्कूल जा रहे हो, तो भाई आपने सीखा क्या है? तो आकलन का मूलभूत उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत क्षमताओं का अनुभूति का मापन करना। मतलब आप सीखने गए हो तो आप किस हद तक चीज़ों को सीख पाए हो। चलिए, तो आकलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत यानी व्यक्ति की क्षमता अनुभूति का मापन करना है, जिससे कि मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का आकलन हम लगा सकें। अर्थात कि आप सीखने जा रहे हो, एक स्टूडेंट किसी चीज़ को सीखने जा रहा है तो आकलन करने के माध्यम से हम इस बात को सुनिश्चित कर पाते हैं, इस बात को हम समझ पाते हैं कि जो लक्ष्य है यानी कि जो चीज़ को सीखना के प्रयास कर रहा है, चाहे वो ड्राइविंग करने का प्रयास कर रहा हो, चाहे वो सिंगिंग करने का प्रयास कर रहा हो, गणित के सवाल हल कर रहा हो, विज्ञान का कोई विषय पढ़ रहा हो, उसको वो किस हद तक सीख पाएगा या किस हद तक सीख रहा है या अभी तक उस चीज़ को सीखने में सक्षम हो पाया। तो हम यह पता लगा सकते हैं कि वह लक्ष्य प्राप्त करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगे, यानी कि अधिगम करता है यानी स्टूडेंट या जो भी उस व्यक्ति को जो व्यक्ति सीख रहा है, हम इस बात को पता लगा सकते हैं कि उसे कितना समय और कितना अधिक ज्ञान ग्रहण करने की अभी आवश्यकता है। तो आकलन का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है विद्यार्थियों के ऊपर या फिर कोई भी जो नई चीज़ें या कुछ नया सीख रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी विद्यार्थी हो सकता है जो नई चीज़ें सीख रहा है उसको विद्यार्थी ही कहते हैं। तो नया यानी कि अधिगमकर्ता के ऊपर जो है उसके अधिगम का आकलन करने के लिए हम लोग जो है आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, हम जस्ट यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस विषय का और यहाँ पर हम जस्ट समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विषय क्या है और इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, मुख्य रूप से दोस्तों अगर हम देखेंगे आकलन के प्रकार क्या हो सकते हैं तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊं और इन सब पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर आगे, याद रखिएगा। आकलन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? निर्माणात्मक, रचनात्मक, जिसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है योगात्मक, संकलनात्मक, जिसे कि समेटिव असेसमेंट, और तीसरा होता है निदानात्मक, जिसे कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि एक होता है रचनात्मक, दूसरा होता है संकलनात्मक और तीसरा होता है आपका निदानात्मक असेसमेंट। FST याद रखिएगा, जैसे भी इनको हम अभी आगे चल के डिटेल में समझे। देखिए निर्माणात्मक या रचनात्मक असेसमेंट का मतलब यही होता है कि जिसमें कि हम बच्चे के अंदर क्या नई नई चीज़ें वो सीख रहा है उसकी रचनात्मकता
और उसने रचनात्मकता के साथ साथ जो ज्ञान ग्रहण किया उसका आकलन करने का प्रयास करते हैं। समेटिव असेसमेंट का अर्थ होता है कि जो भी उसने अभी तक सीखा है हर एक क्षेत्र में ओवरऑल उसका असेसमेंट करते हैं। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट का अर्थ ये होता है कि अगर किसी प्रकार की कमी रह गई है किसी चीज़ को सीखने में, बच्चा अगर चीज़ को ठीक से नहीं सीख पा रहा, किसी विषय को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो उस कारण का पता लगाने के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं, उस तरह के प्रश्न करते हैं या उस तरह की परिस्थिति में छात्र को डालते हैं जिससे कि हम उस कारण का पता लगा पाएँ, जिससे कि उसके पढ़ने की प्रक्रिया में जो बाधाएं आ रही है उसका हम पता लगा सकें, या छात्र को जो भी समस्या है उसका हमें पता चल सके, तो उस प्रकार के असेसमेंट को हम लोग जो है डायग्नोस्टिक या निदानात्मक आकलन कहते हैं। चलिए, आकलन जरूरी क्यों दोस्तों? देखिए, हम जस्ट यहाँ पर ना एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें मेन बातें यहाँ पर कि आकलन आखिर जरूरी क्यों। देखिए, आकलन के द्वारा बालकों की प्रगति के स्तर का पता लगा जा सकता है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप जानना चाहोगे कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, वो किस स्तर तक चीज़ों को सीख पाए। तो आकलन के द्वारा बालकों की, छात्रों की, अधिगमकर्ता की प्रगति का स्तर का पता लगाया जा सकता है। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, माफ करिएगा, आकलन करेंगे तो या मूल्यांकन भी समझ सकते हैं। इन दोनों ही प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम इस बात को समझ पाएँ कि हम जो 100% सिखा रहे हैं, क्या बच्चा उसे 100% सीख पा रहा है या नहीं, और अगर नहीं सीख पा रहा है तो क्या नहीं सीख पा रहा, किस हद तक नहीं सीख पा रहा, उसका स्तर क्या है सीखने का, ताकि आवश्यक जो है निदानात्मक कार्य किया जा सके, रेमेडियल क्लासेस लगाई जा सके, या जहां बच्चे को समस्या आई है उस समस्या को दूर करते हुए विषय का ज्ञान जो है पूरा बच्चे को दिया जा सके, इस बात की तैयारी की जा सके। बालकों के योग्यता, कुशलता, क्षमता तथा गुण इत्यादि का पता लगाना आकलन के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता भी आकलन के द्वारा लगाया जा सकता है। यानी कि छात्रों के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ शिक्षकों की योग्यता, किसी विद्यालय की योग्यता, विद्यालय के स्तर को भी पता लगाने के लिए कई बार जो है हम आकलन की प्रक्रिया से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि एक शिक्षक कितना कुशल है, वो कितना पारंगत है अपने विषय में, वो कितना सफल है, कितना अच्छा टीचर है, कितना प्रभावी टीचर है, कितना रचनात्मक शिक्षक है। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं हम आकलन का प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आकलन करते हैं कैसे? देखिए, आकलन करने के लिए कुछ 4 मूलभूत तरीके, मतलब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम मूलभूत जो अलग अलग तरीके हैं उससे बात करते हैं। आकलन के कुल 4 मूलभूत तरीके हैं। पहला तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, पहला तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत आकलन। एक बच्चे को, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक छात्र, मैं अधिगम करता हूँ, एक छात्र हूँ, तो मैं जब कोई काम कर रहा हूँ, अब पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, जब वह कोई गतिविधि या कार्य पूरा करता है तो उसे हम व्यक्तिगत आकलन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि आकलन, यहाँ पर जो है आकलन का अर्थ होता है, यहाँ पर माफ़ करिएगा, व्यक्तिगत आकलन का मतलब है कि जब किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, हम उसी के द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों का, किसी एक विशेष कार्य का जब आकलन करते हैं, तो इस प्रकार के आकलन को हम व्यक्तिगत आकलन कहते हैं। अब जैसा कि नाम से पता है, सामूहिक आकलन यानी कि सामूहिक, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या पूर्ण करने के उद्देश्य से जब बच्चों को समूह में रखा जाता है या बच्चे समूह में कार्य करते हैं, तो सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन जो है अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सामूहिक आकलन। यानी कि एक समूह का जब हम लोग आकलन करते हैं, जैसे एक समूह में 5 बच्चे हैं तो उन्होंने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, समूह के पूरे एक समूह का जब हम लोग आकलन करते हैं तो उसे हम सामूहिक आकलन बोलते हैं। स्व आकलन, देखिए ध्यान रखिएगा, स्व आकलन यानी कि खुद का आकलन, बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं, रुचियों, व्यवहार आदि में प्रगति के स्व आकलन से संबंधित होता है। यानी कि जब एक बच्चा खुद का अपना आकलन करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है,
किस हद तक चीज़ों को सीख रहा है, प्रक्रियाएं ठीक से कर रहा है कि नहीं, उसकी किस चीज़ों में ज़्यादा रुचि है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो नई नई चीज़ें सीख रहा है तो व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है, तो आवश्यक परिवर्तन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, व्यवहार में बदलाव आ भी रहा है कि नहीं है। इस तरह की चीज़ों का जब आकलन किया जाता है, जब हम खुद के लिए इस तरह के प्रश्न करते हैं, खुद के लिए इस तरह का आकलन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्व आकलन। इसके बाद आखिरी और महत्वपूर्ण प्रकार है, इसे हम बोलते हैं सहपाठी। देखिए दोस्तों, जब आपके दोस्त आपका आकलन करते हैं, यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले, आपके मित्रगण, आपके पड़ोसी, आपके हम उम्र लोग जब आपका आकलन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सहपाठी द्वारा किया गया आकलन। देखिए ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ पर आकलन होता है। कई बार आपके दोस्त भी आकलन कर देते हैं, कई बार समूह में आपका आकलन होता है, कई बार आप खुद अपना आकलन करते हैं, जिसे हम स्व आकलन बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जहाँ असेसमेंट होता है, आकलन होता है। एक आकलन यानी कि एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का जब आकलन हो, इससे दो बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जा सकता है। यानी कि मैं और आप, हम दोनों एक समूह बना लेंगे। पहले आप मेरा आकलन करेंगे, आप मेरे बारे में जो भी विषय के बारे में मेरी सीख है, मैं चीज़ सीख रहा हूँ उसके बारे में आप मेरा आकलन करें, फिर आप जो चीज़ें सीख रहे हो मैं उसका आकलन करूँगा। तो इस तरह की प्रक्रिया द्वारा जब दो बच्चे एक दूसरे का आकलन करते हैं तो इसे बोलते हैं सहपाठियों द्वारा आकलन। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ दो ही बच्चे हों समूह में बच्चे 3, 4, 5 या आवश्यकता अनुसार बढ़ाए या घटाए भी जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख तरीके थे जहाँ से जिस तरह से आकलन किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।